शब्द विचार। हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मिलने से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो हमने सबसे पहले वर्ण सीखा, अब हमें शब्द सीखना है। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, लेकिन सिर्फ वर्णों का मिलना ही शब्द नहीं कहलाता है। शब्द वह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थात जो शब्द सार्थक हो वही शब्द कहलाता है। जैसे एक शब्द है किताब, किताब, तो ये तीनों वर्ण जब मिल गए तो सार्थक शब्द बना। लेकिन अगर होता ता की ब, तो क्या वह शब्द सही है? नहीं, तो वह शब्द नहीं कहलाता है। इस प्रकार शब्द की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब ये शब्द, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी बनावट कैसी हो, इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इन शब्दों का अर्थ क्या होगा, इन सब के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। और ये वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। किसी भी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो अब इसकी उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 प्रकार हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज भी हम संस्कृत के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द संस्कृत भाषा के हैं जिन्हें हमने ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जिनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे नेत्र, दुग्ध, पुष्प, पृथ्वी आदि। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया, ठीक है। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है उच्च, हिंदी में आने पर वह क्या हो गया? ऊंचा। तो उच्च तत्सम शब्द हो गया और ऊंचा क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। ऐसे ही हस्त तत्सम, हाथ तद्भव। मयूर, मयूर से क्या बन गया हिंदी में आते? मोर। कर्ण संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में आने पर क्या हो गया? कर्ण हो गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। जैसे अग्नि से आग, गृह से घर, भ्राता से भाई, निद्रा से नींद, मुख से मुंह, ओष्ठ से होठ, आम्र से आम, सर्प से सांप, काक से कौवा और चंद्र से चांद। ये शब्द आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं, तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। देशज शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्म लेने वाले शब्द।
इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक अपने जो क्षेत्र में कुछ शब्द बोलते हैं, हमारी भाषा के, मातृभाषा के कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में मिक्स हो जाते हैं, हिंदी में मिल जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पत्थर, पेड़, रोटी, पेट। इसके अलावा और भी हम शब्द सुनते हैं, जैसे खाट होता है, अपन बोलते हैं खाट है, पलंग को क्या बोलते हैं? खाट बोलते हैं, खटिया बोलते हैं। पानी का लोटा होता है जिसे हम लुटिया बोलते हैं। बेटी से बिटिया होता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी मातृभाषा के होते हैं और हिंदी में उन्हें ग्रहण कर लिए गए हैं, और ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। हम जानते हैं कि हमारे देश पर बहुत से बाहर के देशों ने आक्रमण किए हैं, इस वजह से बाहर की जो भाषाएं हैं उनके शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जो हमारे देश में बाहर की भाषाओं से आ गए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कह गए हैं। जैसे वर्णमाला में अ जो विदेशी वर्ण है, वैसे ही इनसे बनने वाले जो शब्द हैं डॉक्टर, स्टेशन, फौज, पुलिस, कोर्ट, ये सब बाहर की भाषाओं के शब्द हैं। इसमें आपको बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, पुर्तगाली, फ़ारसी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। शब्दों की रचना व बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। जो शब्द परंपराओं से किसी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते आ रहे हैं और टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, हम सदियों से उन शब्दों का वही अर्थ पढ़ते आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और वो शब्द के यदि अब टुकड़े कर दिए जाए, उनको अलग अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो उनका कोई अर्थ भी नहीं होता है। जैसे सिंपल साधारण शब्द होते हैं, जैसे घर ले लिया, तो घर का सबको पता है कि मकान जहाँ हम रहते हैं, तो घर का मतलब वही होता है, कोई और अर्थ उसका नहीं निकलता है। और यदि हम इसके टुकड़े करते हैं घ प्लस र, ठीक है, तो क्या घ का अलग कुछ अर्थ होता है या र का अलग कुछ अर्थ होता है? नहीं होता ना। इस प्रकार के ऐसे शब्द जिनका परंपरागत अर्थ एक निश्चित अर्थ होता है और जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ है घर, शेर, हाथी, कुत्ता, मोर आदि। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किससे बनना है? योग से। योग का मतलब होता है जुड़ना। जहाँ 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया? जहाँ 2 शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, तथा इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि यदि हम उन शब्दों को अलग अलग कर दें, उनके टुकड़े कर दें, तो उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला, इसमें पाठ को अलग करोगे, शाला को अलग करोगे, तो पाठ मतलब जहाँ पढ़ा जाता है, पढ़ना, शाला मतलब घर, पढ़ने का घर, पढ़ने का स्थान, पाठशाला। बैलगाड़ी, बैल अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा। बैल वाली जो गाड़ी होती है उसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं। रसोई घर, जहाँ रसोई बनाई जाती है, रसोई मतलब खाना, घर, खाना बनाने वाला घर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। ऐसे ही स्नान घर, उपमंत्री और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हम देखते हैं हमारी हिंदी भाषा में, जहाँ 2 शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद में योग रूढ़। तो अब हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, यौगिक शब्द पढ़ा, तो अब इसमें योग और रूढ़ दोनों मिल गए हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि जहाँ 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं और उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं।
किंतु अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दो शब्द आपस में जुड़े होंगे लेकिन उसका शब्दों का जो सामान्य अर्थ होता है वो अर्थ हमें नहीं मिलता है, हमें कोई अन्य ही अर्थ मिलता है, एक विशेष अर्थ के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पंकज, पंकज में हम पृथक करते हैं, पंख को अलग कर देंगे, ज को अलग कर देंगे। पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। ठीक है, कमल का जो फूल है उसका पर्यायवाची क्या होता है? पंकज। क्यों कहते हैं उसे पंकज? पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ऐसे ही हम देखते हैं दशानन, दश आनंद, दश मतलब 10, आनंद का मतलब होता है मुख, 10 मुंह वाला। अब 10 मुंह वाले बहुत सारे लोग हैं क्या? एक ही है ना, रावण। तो दशानंद का मतलब क्या हो गया? रावण। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चारपाई, 4 पैरों वाली। अब 4 पैरों वाली क्या है? गाय भी होती है, लेकिन यहाँ पे चारपाई का मतलब क्या होता है? खटिया। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। आगे जब आप समास पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अर्थ समझ में आपको? रूढ़ शब्द, रूढ़ में क्या होता है? एक साधारण शब्द होता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, यदि उसके टुकड़े कर दिए जाए तो वो जो अर्थ, वो शब्द है वो निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। यौगिक, जिसमें दो शब्द आपस में जुड़ते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़, इसमें दो शब्द आपस में जुड़ते हैं लेकिन इसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, एक विशेष अर्थ, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गया रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, क्लियर? अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है? जैसे विकार उत्पन्न होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है बच्चा। बच्चा को हम कभी बच्ची बोल देते हैं, कभी बच्चों बोल देते हैं, बच्चों ने, बच्चों को, है ना। तो ये शब्द बच्चा शब्द है वो कितनी तरह से परिवर्तित हो गया? बच्ची हो गया, बच्चों हो गया, इस प्रकार से ये शब्द परिवर्तित हो गया। और अगर हम सर्वनाम शब्द लें तो वह, वे, उनका, इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। फिर विशेषण काला, काले, काली, इस प्रकार बदल जाता है। और क्रिया है तो जाना, जाओ, जाएगा, इस प्रकार से ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसको मैं एक साधारण उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे राम खाना खाता है। अब राम पुल्लिंग है तो क्रिया कौन सी आई? खाता है। अगर मैं राम की जगह संज्ञा को परिवर्तित कर दूं, सीता कर दूं, तो वहाँ पे जो खाना क्रिया है वो परिवर्तित हो जाएगी ना, सीता खाना खाती है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसमें आप उदाहरण देखकर कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्रिया विशेषण बताती हूँ। बच्चा चलता है। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ बच्चा तेज चलता है। तो यहाँ पे तेज जो शब्द है वो क्या है? अविकारी शब्द है। अब लड़का चलेगा तो भी तेज चलेगा, लड़की चलेगी तो भी तेज चलेगी। तो यहाँ पे तेज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ये जो तेज शब्द है वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, धीरे, क्योंकि, किंतु, आगे, पीछे, है ना। इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 प्रकार से भेद किए गए हैं।
सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था जब शब्द पढ़े थे कि जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं खाना वाना, ठीक है, कपड़े वपड़े, जूते वूते, डंडा वंडा, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे निरर्थक शब्द हमारी हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हम सार्थक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भवन, पुस्तक, विद्यालय आदि। फिर निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब पानी वानी, खाना वाना, कपड़े वपड़े, अब निरर्थक शब्द ये होता है कि वो सार्थक शब्द के साथ में आते हैं ना, तभी उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमारा ये जो शब्द विचार का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है।